तो एग्रीकल्चर की सब्सिडाइजेशन 1930 से अमेरिका में शुरू है और पाकिस्तान में भी इसकी सब्सिडाइज करना और सपोर्ट देना एग्रीकल्चर का इसका रिवाज रहा है। और ये मुख्तलिफ तरह से होती है, जैसे देयर इज सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस, इनकम एंड आउटपुट, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। तो अब देखिए एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस सॉइल पे भी है, वाटर पे भी है। तो सॉइल या वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे तो एग्रीकल्चर बैठ जाएगी, डिप्लीट हो जाएँगे, उसकी क्वालिटी चली जाएगी नीचे, तो एग्रीकल्चर की परफ़ॉर्मेंस पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है, ताकि पानी की सप्लाई और सॉइल की क्वालिटी वो भी डिटेरियोरेट ना हो। इसी तरह से एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, नए बीज बनाना, नई बीमारियों के लिए इलाज दरियाफ्त करना, जो कीड़े-मकोड़ों हैं, उनके कंट्रोल के लिए नए सीड्स डेवलप करना, नई प्रैक्टिसेज़ बताना, ये सारा एग्रीकल्चर रिसर्च में होता है। फार्म क्रेडिट का प्रोविज़न देना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म पॉलिसी आप देख रहे हैं, तो फार्म पॉलिसी में ये मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं। फार्म क्रेडिट, आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स के लिए स्पेशल किस्म का कर्जा अनाउंस करती है और देती है। और एक हमारे यहाँ एक तो खास स्पेशल एक बैंक भी है, ज़राई तरक्याती बैंक, जो फार्मर्स के कर्जों के लिए बनाया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस, ये भी एक टूल है फार्मर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो उनकी सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद भी अगर उनकी क्रॉप की इंश्योरेंस हुई होगी, तो दुनिया के अंदर तो वो उनको वो सपोर्ट करते हैं। जैसे बंदों की इंश्योरेंस होती है, तो आपको आइडिया है वहाँ पे कैसे उससे लोगों के हालात में बेहतरी आ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से फार्मर्स के लिए भी क्रॉप इंश्योरेंस का रिवाज दुनिया में भी है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है। और आखिरी है सब्सिडाइज्ड सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड मार्केट। अब जब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फार्मर को सपोर्ट कर रही है, तो फिर क्या होता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। जब इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही है गवर्नमेंट फार्मर को, फार्म प्रोडक्शन को, तो अगर फार्म प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर लोगों की डिमांड इतनी नहीं है, फर्ज करें गंदम के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, इनपुट्स के ऊपर, और सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस की, बाकी भी फैसिलिटीज दी हैं, तो गंदम की प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से बढ़ के 150 मिलियन टन हो गया। लेकिन पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट है 120 मिलियन टन। तो जो ऊपर वाला 30 मिलियन है, उसका क्या करें, फार्मर क्या करे? तो फिर गवर्नमेंट फिर इसकी हेल्प के लिए आती है, वो कहती है ये आप 30 मिलियन हमें दें या आप इसको एक्सपोर्ट करें। आप अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट देंगे, सब्सिडाइज द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन वर्ल्ड मार्केट। तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है या जो दूसरे टैक्सेस हैं, वो हम वेव ऑफ कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह की फार्म पॉलिसी टूल्स हैं जो गवर्नमेंट्स और पाकिस्तान में भी ये अप्लाई होते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे सब्सिडीज, रैशनल फॉर फार्म सब्सिडीज देने का वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो वो ये चार हैं आपके सामने। एक तो है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मैंने थोड़े से आपसे पहले भी बात की कि अगर सब्सिडीज ना मिले तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के बहुत सारे जो दूसरे काम हो रहे हैं वहां पे चले जाएं, तो फिर खाने पीने के लिए कहाँ से मिलेगा। इसलिए फिर गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती है, सब्सिडाइज करती है।
दूसरा है फैमिली फार्म इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो फैमिलीज मिल के चलाती हैं। तो उस फार्म की रनिंग के अंदर, फार्म की परफॉर्मेंस के अंदर, फार्म को चलाने के अंदर एक पूरे खानदान की जिंदगी और उनकी लाइफ का दारोमदार होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अगर ये खत्म हो जाए तो फैमिली फार्म इंस्टीट्यूशन ये एक तरह का इदारा बन चुका है, एक रिवाज है कि ये एक खानदान पूरे का, ये 10 एकड़, वो पूरे का पूरा खानदान इसके ऊपर पल रहा है। तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो पूरे का पूरा खानदान, एक जॉब एक बंदा कर रहा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर या फार्म प्रोडक्शन में पूरे पूरे खानदान भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये ना हो या सब्सिडी ना मिले तो पूरे खानदान की जो जिंदगी है वो दांव पे लग जाए। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं वो सब्सिडाइज करती हैं एग्रीकल्चर को। तीसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैजर्ड्स। आपको पता है हमने शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर वो डिपेंड कर रही होती है नेचर पे, और नेचर के अंदर बहुत सारे हैजर्ड्स, आफतें वो आ जाती हैं। तो उनसे बचाने के लिए भी फार्मर्स को सब्सिडाइज किया जाता है। और चौथी और आखिरी बात, जो रीज़न है फार्म को सब्सिडाइज करने के लिए, वो है competitive markets for output while input have significant market power। जो फार्मर चीजें बना लेता है, उसकी जो पैदावार है, वो जिस मार्केट में बेचता है वो बहुत ज्यादा competitive है, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, यानी बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। गंदम आप अगर देख लें, दूध देखें, सब्जियां देखें, ये सब्जी मंडी आप देख लें, तो ये हाईली कंपेटिटिव है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बहुत ज्यादा बेचने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा लेने वाले भी हैं। तो इसमें किसान के पास मार्केट पावर नहीं होती, वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। कंपटीशन का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी की प्राइस ना चार्ज कर सकता है, ना अपनी मर्जी की प्राइस दे सकता है। लेकिन जो इनपुट्स मार्केट्स हैं, यानी खाद की, पेस्टिसाइड की, सीड की, उसमें क्या है, उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। खाद की कंपनियां कितनी हैं, 5-7 हैं। तो वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करते हैं, उसमें फार्मर से वो नहीं पूछते कि आप कितना देंगे। ठीक है, इसी तरह आप अगर देख लें बीज, जो सर्टिफाइड सीड होता है, वो 1-1 किलो 5-5 हज़ार तक भी चला जाता है। तो उसमें जो बेचने वाले हैं, सीड बेचने वाले, इनपुट्स, उनके पास मार्केट पावर है। इसी तरह से आप अगर मशीनरी देखें, फार्म मशीनरी, उसमें भी 2-4 कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके पास मार्केट पावर है। तो इनपुट्स में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं फार्मर को इनपुट देने वाली, उनके पास मार्केट पावर है, लेकिन फार्मर के पास मार्केट पावर नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती है। एक पैरिटी कंसेप्ट है जो 1933 के एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट का हिस्सा था यूएस के अंदर, पैरिटी कंसेप्ट। तो पैरिटी कंसेप्ट क्या होता है? पैरिटी कंसेप्ट होता है कि पैरिटी का उर्दू में मतलब भी ऑलमोस्ट आप जानते होंगे। पैरिटी का मतलब है कि एक जैसा कर देना, तवाज़ुन पैदा करना। तो तवाज़ुन फार्म पॉलिसी के अंदर पैरिटी का कंसेप्ट यही है कि फार्मर जो कीमतें दे रहा है उसको उतनी ही प्राइस मिलनी चाहिए, तो वो पैरिटी के ऊपर होगा, अदरवाइज उसको मसला होगा। ये एक इंडिकेटर है, पैरिटी का जो कंसेप्ट है वो एक इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि क्या फार्मर को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए।
तो पैरिटी कंसेप्ट क्या है? ये एक रियल आउटपुट के हिसाब से और रियल इनकम के हिसाब से हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। इससे क्या होता है? इट प्रिजर्व्स परचेजिंग पावर, और इसकी वजह से ही प्राइस सपोर्ट का मैकेनिज्म जो ऊपर हमने बात की, पैरिटी कंसेप्ट के थ्रू ही ये फ्लोर प्राइस या सब्सिडीज देने का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है। तो पैरिटी रेशियो क्या होती है? प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस पेड बाय द फार्मर। अब अगर ये दोनों बराबर हों तो जवाब कितना आएगा? एक। तो ये पैरिटी पे होगा, यानी एक किसान ने एक मन गंदम बनाने पे कितना खर्चा किया है, फर्ज करें उसका खर्चा आया है एक मन गंदम बनाने के ऊपर 1000 रुपया, यानी नीचे जो आ रहा है प्राइसेस पेड बाय द फार्मर, एक मन गंदम पे 1000 खर्चा है। वो अगर उसमें 1000 में उसकी अपनी मेहनत भी शामिल है, उसका अपना टाइम भी शामिल है, उसमें उसके जो फैमिली के मेंबर्स ने काम किया है वो भी शामिल है। तो प्राइसेस पेड बाय द फार्मर और ऊपर है प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर। अगर उसका एक मन 1000 का बन रहा है और वो बेचने के लिए मार्केट में जाता है और वहां से उसको एक मन के 1000 रुपए मिल जाते हैं, तो ही इज ऑन पैरिटी। तो पैरिटी कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। अब अगर ये वेरी करती है, प्राइस एक मन बनाने के ऊपर उसका खर्चा तो 1000 आया है, लेकिन बेचने से मिलने वाले पैसे हैं 800 रुपए। फिर क्या हो सकता है? तो फार्मर तो नुकसान में जाएगा, अगले साल वो शायद वीट ना लगाए। वीट नहीं लगाएगा तो फूड सिक्योरिटी का मसला आएगा, लोगों को खाना पीना कहाँ से मिलेगा? उसकी अपनी फैमिली की इनकम का क्या होगा? वो खुद कहाँ से खाए पिएंगे? उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उसके बच्चों की सेहत का, उसकी अपनी सेहत का क्या होगा? उसके घर का क्या होगा? एक तो वो खुद सफर करेगा, और गंदम ना उगाने की वजह से, एग्रीकल्चर छोड़ जाने की वजह से जो शहरों के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो कहाँ से गंदम आटा रोटी लेंगे? तो उसने एक मन जो बनाया उस पे उसका खर्चा आया 1000, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए गया तो उसको मिले 800। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व या वो इंटरफेयर करती है। अब फार इस सिचुएशन में फार्मर को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? दो तरह से, हमने ऊपर पढ़ भी लिया है। दो तरह से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर सकती है। एक तो ये है कि जितना उसका खर्चा आया है एक मन के ऊपर, गवर्नमेंट कहे कि खबरदार अगर किसी ने इससे 1000 रुपए से कम पे गंदम ली, अगर आपने गंदम लेनी है तो फार्मर को आपने 1000 रुपया देना ही देना है। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस, यानी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आज के बाद गंदम 1000 से नीचे पे नहीं बिकेगी। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम प्राइस है जो गारंटीड है। फार्मर को पता है कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा 1000 तो मिलेगा ही, लेकिन अगर कंपटीशन ज्यादा हो, एक मन पड़ा हो और 10 लोग खरीदने के लिए आ जाएं, तो 1000 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जब 10 लोगों में कंपटीशन होगा टू टू गेट दैट वन मन ऑफ वीट, तो वो क्या करेंगे लोग? वो जो 10 लोग खरीदार खड़े हैं, एक कहेगा यार 1000, तो दूसरा कहेगा यार आप मुझे 1100 का दे दें, तीसरा कहेगा आप 1200 का, चौथा कहेंगे 1300। तो इससे फार्मर को फायदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये है सपोर्ट प्राइस ऑन आउटपुट। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास सब्सिडी का। आपने देखा ना कि उसका खर्चा बनाने पे तो हुआ है 1000, लेकिन मार्केट में उसको मिल रहे हैं 800। तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो कहती है
कि ये जो 1000 रुपये बनाने पे आपका खर्चा आया है, इसमें आपका खर्चा था 400 रुपये खाद का, फर्टिलाइजर का। जो आपने एक बैग खाद का डाला ना, उसमें आपका खर्चा जो, या इस एक मन के बनाने के ऊपर आपके जो टोटल खर्चा आया है, उसमें 400 रुपये तो सिर्फ खाद के हैं। तो ये ले 200 रुपये हमारी तरफ से सब्सिडी। तो गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस कर देती है खाद पे। आप सुनते हैं आजकल, ये पिछले दिनों में भी ये चलता रहता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस इनपुट की जो कास्ट का इतने परसेंट है, वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी। आप सुनते हैं गवर्नमेंट खाद पे सब्सिडी देती है, जो इरिगेशन वाटर है, ट्यूबवेल्स, उनका जो बिजली की प्राइस है एक यूनिट की, वो कम होती है। लेजर लैंड लेवलिंग पे देती है। पानी जो इरिगेशन वाटर है, ये नहरों का जो पानी है, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। तो ये किस लिए है? इन ऑर्डर टू अचीव और टू मेंटेन पैरिटी कंसेप्ट, पैरिटी रेशियो। अब ये जो प्राइस सपोर्ट है, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के लिहाज से। इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस सपोर्ट आप देख रहे हैं। तो एक है इफेक्टिव प्राइस फ्लोर। आपने मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट प्राइस को हम फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। फ्लोर प्राइस, आप फ्लोर आपने सुना होगा। फ्लोर क्या होता है? फर्श। तो आप फर्श के ऊपर ऊपर चल सकते हैं, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस है विच द कंज्यूमर मस्ट पे टू द सेलर। ये वो कम से कम प्राइस होती है जो प्रोड्यूसर को पे करना जरूरी है। तो आप फ्लोर प्राइस अगर 1000 है, तो आपने 1000 तो पे करनी ही करनी है, इससे ऊपर आपकी मर्जी है। ठीक है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। तो इफेक्टिव प्राइस फ्लोर यानी आपने उसको इफेक्टिव बनाना है, वो चले। आपने अगर अनाउंस की है तो वो मिलनी चाहिए। अब जब फार्मर को पता होगा कि मुझे 1000 तो मिलना ही मिलना है, तो इससे क्या होगा? अगले साल वो और ज्यादा लगाएगा। गंदम या जिस फसल पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई है, वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। तो इससे क्या होगा? देयर विल बी ए सरप्लस आउटपुट। इट जनरेट्स सरप्लस आउटपुट। आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। जब आउटपुट ज्यादा होगी, तो देयर विल बी गेन्स टू द फार्मर्स। किसानों के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। कंज्यूमर्स सफर करेंगे। अब आपने देखा, जहाँ पे उनको 800 का मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, खबरदार, 1000 से कम पे आप नहीं ले सकते। सही है। तो लास्ट कंज्यूमर्स होंगे। देयर विल आल्सो बी एफिशिएंसी लॉसेस। एफिशिएंसी के नुकसान भी होंगे। किसान वो थोड़ा रिलैक्स कर जाएगा। उसको पता है 1000 रुपये तो मिल जाना है। चले 30 मन एक एकड़ से ना मिले, 28 तो मिलेंगे ही, या 25 मिल जाएंगे, तो फिर भी कोई नुकसान नहीं। तो वो रिलैक्स कर जाएगा। वो या खाद अगर उसको मिलती है, खाद सस्ती मिल रही है, तो वो ज्यादा डालेगा। एवं जहाँ पे जरूरत नहीं भी होगी, वो डाल देगा। जैसे आपको पता है, ये नहरी पानी में क्या होता है, लोग लगा देते हैं, बारी आई है तो उन्होंने लगा देना है, चाहे फसल को जरूरत है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी लॉसेस। इसी तरह से अदर सोशल लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ये जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, उसने अपनी जेब से तो नहीं देनी। उसने क्या करना है? उसने अर्बन कंज्यूमर से, या जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, उनसे पैसे इकट्ठे करेगी और फार्मर को दे देगी। तो इससे सोशल लॉसेस होंगे। इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स भी हैं। मसलन खाद सस्ती हुई है, तो लोग
धड़ाधड़ खाद डालेंगे, इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आएगी, इन्वायरमेंट खराब होगा। इसी तरह से गंदम या कपास अगर महंगी हुई है तो लोग ज्यादा गंदम या कपास या कोई भी फसल पैदा करने के लिए धड़ाधड़ स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा? एक तो उस प्रोडक्ट के अंदर अ, वो जहरों का वो इकट्ठी होती जाएंगी। और दूसरा क्या है कि वो वो इन्वायरमेंट के अंदर भी उसकी वजह से पोल्यूशन होगी। इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है। इसी तरह से जो क्रॉप रोटेशन होती है उसमें भी लोग बस वो कहेंगे यार गन्ना ही लगाना है क्योंकि इसके ऊपर सब्सिडी है, तो गन्ना ही लगाना है। तो जो क्रॉप रोटेशन हो रही होती है वो खराब हो जाती है। यानी क्रॉप रोटेशन एक अच्छी चीज है। इससे क्या होता है कि कुछ कीड़े मकोड़े का, कुछ बीमारियों का खुद ब खुद इलाज निकल जाता है, खुद ब खुद ही वो जो कीड़े मकोड़े एक जगह के लिए मखसूस हो जाते हैं या एक फसल के लिए मखसूस हो जाते हैं, वो उधर सरवाइव करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप फसलों की रोटेशन हेर फेर करेंगे तो कीड़ों को उधर उधर स्टे करने का, स्टेबल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से इंटरनेशनल कॉस्ट्स भी हैं। इंटरनेशनली भी इसको डंपिंग होगी। आपने एक जो चीज महंगी बनाई है और आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गई है तो आप वर्ल्ड मार्केट में कम प्राइस पे बेचेंगे। इससे जो दूसरे मुल्कों से आने वाले अच्छा माल है उसकी मार्केट खराब हो जाएगी। तो ये सब्सिडीज और फोर प्राइस का नुकसान है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब जैसे हमने कहा कि फूड प्राइस या सब्सिडीज की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है या सरप्लस में आ जाती है, तो सरप्लस को आप कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए एक है कि आप सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप कहें जी हम सपोर्ट प्राइस तो दे रहे हैं लेकिन हम इससे ज़्यादा ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? एकड़ेज अलॉटमेंट। आप कहते हैं गंदम के ऊपर हम सपोर्ट प्राइस तो देंगे लेकिन ये 1 लाख एकड़ से ज्यादा पे नहीं होनी चाहिए एक नेशन या एक फार्म के ऊपर 50% एरिया से ज्यादा गंदम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का 10 एकड़ का फार्म है तो 5 एकड़ से ज्यादा गंदम नहीं लगनी चाहिए। एकड़ेज अलॉटमेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, पैदावार ज्यादा हो गई है गंदम की या फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, तो फिर क्या है? यू कैन बोल्स्टर डिमांड। आप डिमांड बढ़ाएं। मसलन मकई है, आजकल आप देखते भी हैं पाकिस्तान में मकई की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। तो आप उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो आप क्या करते हैं? उसकी डिमांड को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड कैसे ज़्यादा हो सकती है? आप उसके अल्टरनेटिव यूजेस देखें। मतलब बायोफ्यूल्स या गैस की प्रोडक्शन या कार्बन बेस्ड एथेनॉल आप बनाएं। इसी तरह दुनिया के अंदर एथेनॉल प्रोग्राम चलते हैं, हायर फूड प्राइसेस, सेकेंडरी इफेक्ट्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं। देर आर ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिटिसिज्म एंड पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ पैरिटी कंसेप्ट। पैरिटी कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पैरिटी कंसेप्ट के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है। लोग इसके हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पैरिटी कंसेप्ट मैंने बताया कि आप एक फार्मर को सपोर्ट करने के लिए 10 कंज्यूमर्स के लिए आप प्राइस बढ़ा दें, तो ये कौन सा है? या एक फार्मर को सब्सिडी देने के लिए आप 1 लाख कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दें। प्राइस सपोर्ट के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है कि आप सिम्टम्स को आप एड्रेस कर रहे हैं लेकिन आप काज को नहीं देखते। आप सिम्टम्स देख के आप सिर्फ अलामात के हिसाब से इलाज करते हैं, तो आप जो उसका मेन काज है, रूट काज, उसको जड़ से उतार फेंकें। मिसगाइड सब्सिडीज भी होती है, लोग ऐसे शो करते हैं
कि हम तो मारे गए जी, ताकि हमें सब्सिडी मिले। अब आजकल भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐवें ही शो करते हैं कि जी हमारा बहुत नुकसान हुआ है या हो रहा है। और इसी तरह से देयर आर पॉलिसी कंट्राडिक्शन। एक साल गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, अगले साल वो विथड्रॉ कर लेती है। तो बहुत सारे मसले यहाँ पे होते हैं। आप लोगों के पास वो मटेरियल है, आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इस ये अप्लाइड टॉपिक्स हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। मसलन पब्लिक चॉइस थ्योरी, चेंजिंग पॉलिटिक्स, डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड कंसिडरेशन। बाकी ये अमेरिका के हवाले से हैं, ये आप इसको छोड़ देंगे। शुगर प्रोग्राम भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म हो रहा है। आपके कोई अगर इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं।